द नेक्स्ट पार्ट इज एरोमेटिसिटी। देखिए, स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे मिले जिसमें एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस होती थी, जिसको नाम दिया एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती थी, दैट इज उनकी स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते थे, और ऐसे कंपाउंड में एक पर्टिकुलर स्मेल हुआ करती थी, इसलिए उनका नाम हुआ एरोमेटिक। बाद में धीरे धीरे कंपाउंड्स मिलते गए और ये देखा गया कि कई ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ऐसी कोई फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं होती है, बट फिर भी उनकी प्रॉपर्टीज एरोमेटिक कंपाउंड जैसी ही होती है। तो उस बेसिस पर फिर ये कंक्लूजन निकला कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी आयन एरोमेटिक हो सकता है अगर वो 3 कंडीशंस को फॉलो करे। और इस बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में भी डिवाइड करा: एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, हर कंपाउंड की एक अलग कंडीशंस थी, अलग क्राइटेरिया था। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है अगर वो 3 कंडीशंस को फॉलो करे। अब वो कंडीशंस क्या हैं देखें। ये यहाँ पर हमने कंपाउंड्स की 3 कैटेगरीज ले रखा है। द फर्स्ट कैटेगरी इज एरोमेटिक कंपाउंड, सेकंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एंड द थर्ड कैटेगरी इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इस तरह से हमने कंपाउंड्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा। अब कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है अगर वो इन 3 कंडीशंस को फॉलो करे। तो जो भी कंपाउंड इन 3 कंडीशंस को फॉलो करेगा वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब ये कंडीशंस क्या हैं देखिए। एरोमेटिक कंपाउंड की फर्स्ट कंडीशन, द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। इट मीन्स जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब ये हुआ कि उस मॉलिक्यूल के हर एक एटम का, उस मॉलिक्यूल के हर एक एटम का हाइब्रिडेशन या तो sp2 हो या फिर sp हो, तभी वो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। मॉलिक्यूल प्लेनर होने का रीजन ये है क्योंकि अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो उसके जितने भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होंगे वो सब एक ही प्लेन में होंगे, उसके जितने भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होंगे वो पैरेलल होंगे। ठीक है, तो द फर्स्ट कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। ओके, द सेकंड कंडीशन इज देयर शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस। जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। ओके, द थर्ड कंडीशन इज द मॉलिक्यूल मस्ट हैव 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन वेयर n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। तो अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पर इसमें पुट करें, 0 की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो ये वैल्यू होगा 2। ओके, 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये फिगर होगा 6, और अगर 2 पुट करेंगे तो ये फिगर यहाँ पर होगा 10। इट मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए मॉलिक्यूल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स +4 +4 +4 करते चले जाएं, तो अगर इनमें से कोई भी एक फिगर प्रेजेंट है एज ए पाई इलेक्ट्रॉन तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा। तो देखिए, एरोमेटिक होने के लिए तीनों कंडीशन होना जरूरी है। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है कंपाउंड तो वो कंपाउंड फिर एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से द सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक की फर्स्ट 2 कंडीशन एरोमेटिक जैसी ही है, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ थर्ड कंडीशन में। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन दैट इज द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, सेम। ओके, सेकेंड कंडीशन इज देयर शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस। तो ये दोनों कंडीशंस तो एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में दोनों में सेम होना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस है थर्ड कंडीशन में, दैट इज मॉलिक्यूल मस्ट हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n इक्वल्स टू नेचुरल नंबर दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में जो फर्क है वो है इसका 4n + 2 का। इसको हम हकल रूल भी बोलते हैं। हकल रूल का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एरोमेटिक होने के लिए। तो यहाँ पर तो 4n + 2 है, जबकि एंटी एरोमेटिक में ये हो जाता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉन एरोमेटिक। अब कोई कंपाउंड अगर एरोमेटिक भी नहीं है, नॉन एरोमेटिक भी नहीं है, तो डेफिनेटली फिर वो अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नॉन एरोमेटिक ही होगा। तो नॉन एरोमेटिक कब कब हो सकता है? यहाँ पर हमने लिखा मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, तो नॉन एरोमेटिक में असाइक्लिक हो जाए। ठीक है, और असाइक्लिक भी हो प्लस नॉन प्लेनर भी हो। सेकेंड कंडीशन यहाँ पर हमने लिखा था एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में, दैट शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस। तो यहाँ पर साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो
तो भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन यहाँ पर इनमें से जो फिगर यहाँ पर और यहाँ पर प्रेजेंट है वो फिगर यहाँ पर ना हो, ठीक है। मीन्स अगर किसी मॉलिक्यूल में 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होगा। तो इन कंडीशंस की बेसिस पर कंपाउंड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। और इन तीनों कंपाउंड का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो होता है द मोस्ट स्टेबल विल बी एरोमेटिक, नेक्स्ट नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक विल बी लीस्ट स्टेबल, ठीक है। तो ये ऑर्डर यहाँ पर इनका स्टेबिलिटी का हुआ। अब इस थ्योरी की बेसिस पर हम कई कंपाउंड्स में या कई कैटायन या एनायन की हम एरोमेटिसिटी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट कंपाउंड इज बेंजीन। हम इसी कंपाउंड से स्टार्ट करें। बेंजीन में जो टोटल कार्बन होते हैं वो होते हैं 6। हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड होगा। तो डबल बॉन्डेड कार्बन का मतलब ये हुआ कि बेंजीन के हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होगा। तो बेंजीन के अगर हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, इट मीन्स हर एक कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर होगी। तो अगर हर एक कार्बन के, बेंजीन में टोटल 6 कार्बन है, अगर हर एक कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री अगर ट्रायगोनल प्लेनर है, इट मीन्स कंप्लीट मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। और वही एरोमेटिक कंपाउंड की फर्स्ट कंडीशन है, द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, ओके। द नेक्स्ट कंडीशन इज द मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन में यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन है वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ डीलोकलाइज होगा, एदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, कुछ भी हम कह सकते हैं इस केस में। तो यहाँ पर जो रेजोनेंस होगा वो साइक्लिक रेजोनेंस होगा, ओके। द नेक्स्ट इज हकल रूल। मॉलिक्यूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हम बेंजीन में हम चेक करें, बेंजीन में कॉन्जुगेशन में यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तीनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, हर एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 6 हो जाएंगे। और एरोमेटिक की जो फिगर होती है वो होती है 6। तो बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। तो बेंजीन यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ बेंजीन का। इसके अलावा हम यहाँ पर इस साइक्लोप्रोपेलियम आयन कैटायन को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। इस केस में देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो इस केस में भी यहाँ पर साइक्लिक रेजोनेंस होगा। इसके 3 इक्विवेलेंट RS होंगे। ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ डीलोकलाइज होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर डीलोकलाइज होगा तो ये प्लस चार्ज यहाँ पर होगा। तो इसके 3 इक्विवेलेंट RS होंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों कार्बन sp2 है और ये कार्बन भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी sp2 होगा। इट मीन्स ओवरऑल जो ये कैटायन है वो प्लेनर होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सेकंड, साइक्लिक रेजोनेंस ही सी, जैसा कि हमने कहा, ओके। थर्ड कंडीशन इज नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये तो वैकेंट होगा, तो कॉन्जुगेशन में यहाँ पर सिर्फ यही पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में है तो इस बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो 2 का मतलब ये एरोमेटिक हुआ। तो ये जो कैटायन होगा वो भी एरोमेटिक होगा, मींस एरोमेटिक एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ओके। थर्ड केस में हम बात करें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, ओके। इस कार्बन पे चार्ज नेगेटिव है तो ये अपना हाइब्रिडेशन sp3 से चेंज करके sp2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीनों ही कार्बन यहाँ पर sp2 है, इट मींस ओवरऑल ये एनायन प्लेनर होगा। साइक्लिक रेजोनेंस भी है, हम देख रहे हैं कि इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इट मींस साइक्लिक रेजोनेंस यहाँ पर होगा, ओके। एंड थर्ड इज नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आ रहा है 2 प्लस ये लोन पेयर। कोई किसी कार्बन का या किसी एटम का अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो उस लोन पेयर को भी हम एज ए पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। बिकॉज रेजोनेंस में है तो लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो अगर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस लोन पेयर को भी हम एज ए पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए 4। तो अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये एनायन यहाँ पर एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। देखिए हकल रूल की एक बार हम फिर से बात करें। हकल रूल के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3। तो ये वैल्यूज अगर हम पुट करें तो ये वैल्यूज आती है 2, 6, 10, 14, ठीक है। और एंटी एरोमेटिक के लिए होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स,
इसका मतलब दो एरोमेटिक कंपाउंड्स की फिगर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एंटी एरोमेटिक होंगे। अगर 2 वाला एरोमेटिक है तो 4 वाला एंटी एरोमेटिक, 6 वाला एरोमेटिक तो 8 वाला एंटी एरोमेटिक, 10 एरोमेटिक 12 एंटी एरोमेटिक, ऐसे ऑल्टरनेट चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ओके, द नेक्स्ट इज दिस वन इज साइक्लोप्रोपीन। इसमें देखिए ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, जबकि ये कार्बन यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड है। क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होगा, और अगर रिंग के किसी भी एटम का हाइब्रिडेशन sp3 हो जाए तो वो कभी भी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, फिर वो ऑलवेज नॉन एरोमेटिक होगा। क्योंकि ये कार्बन sp3 है तो यहाँ पर साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये यहाँ पर नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। द नेक्स्ट इज दिस वन, जिसमें देखिए पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में यहाँ पर डॉट है, तीनों कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, प्लेनर भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है, बट नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 3 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इस पाई बॉन्ड के और एक ये ऑड इलेक्ट्रॉन, और 3 पाई की फिगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ऑलवेज नॉन एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट केस दिस वन, इस केस में देखिए टोटल 5 कार्बन है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। ओके, इट मींस ये कैटायन प्लेनर होगा, साइक्लिक रेजोनेंस भी होगा, पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर साइक्लिक रेजोनेंस भी होगा। ठीक है, एंड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 2 + 2 4 आ रहे हैं, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस वन। ओके, इसमें 2 + 2 और एक लोन पेयर, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इट मींस ये यहाँ पर एरोमेटिक एनायन होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस वन, 8th एग्जांपल। 8th में देखिए चारों कार्बन तो यहाँ पर sp2 है, बट ये कार्बन यहाँ पर sp3 है। क्योंकि रिंग का कार्बन sp3 है तो इसमें साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, तो ये कंपाउंड यहाँ पर नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हुआ। इसमें कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है, +2 + 2 + 4, और ये हुआ डॉट 1, मतलब डॉट का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10th में देखिए फेमस कार्बोकेटायन, दिस इज प्रोपेलियम आयन। इस केस में यहाँ पर सभी टोटल 7 कार्बन की रिंग है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। ओके, sp2 है, इट मींस ये कैटायन प्लेनर होगा। ठीक है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 तो हमने कहा ही है, प्लस यहाँ पर साइक्लिक रेजोनेंस भी पॉसिबल होगा। और उसके बाद अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर टोटल 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, 3 का मतलब हुआ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर 6 पाई है तो ये डेफिनेटली एरोमेटिक कैटेगरी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 11th में देखिए ये ओवरऑल कंपाउंड गिवन है, इसमें ये कार्बन यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड का मतलब sp3 हुआ, और अगर sp3 हुआ तो डेफिनेटली ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। 12th में देखिए, 12th में एक डिफरेंट केस है, यहाँ पर इस कार्बन पे चार्ज नेगेटिव है, लोन पेयर भी है, ये लोन पेयर यहाँ पर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा, तो इसमें अगर हम काउंट करें तो 2 + 2 + 2 6 एंड +2 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होगा। और इस रिंग में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, 7 कार्बन इतने सफिशिएंट कार्बन होते हैं कि ये जो रिंग होगी वो रिंग प्लेनर ना होकर नॉन प्लेनर हो जाएगी, मीन्स अपनी ज्योमेट्री चेंज कर लेगी, प्लेनर फॉर्म से नॉन प्लेनर फॉर्म में आ जाएगा, और जैसे ही नॉन प्लेनर फॉर्म में आएगा तो ये फिर नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लोन पेयर को लेने से ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होगा तो ये सिर्फ अपनी ज्योमेट्री चेंज करके नॉन प्लेनर हो जाएगा, और जैसे ही नॉन प्लेनर होगा तो ये फिर नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 13th, दिस कंपाउंड इज pyridine। pyridine में देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है और कॉन्जुगेशन यहाँ पर पाई बॉन्ड में है। किसी भी एटम का अगर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो उसका लोन पेयर फिर कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, मीन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन में ये 3 पाई बॉन्ड होंगे, जबकि लोन पेयर यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस केस में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 6 हो जाएंगे, 6 होते ही ये कंपाउंड भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, इट मींस pyridine इज एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट इज 14th, दिस कंपाउंड इज फ्यूरान। अब फ्यूरान में देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है। किसी भी एटम के पास अगर मोर देन 1 लोन पेयर हो
तो रेजोनेंस में सिर्फ एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, तो जो लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा हम सिर्फ उसी को काउंट करेंगे एज ए पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन में 2 + 2 4 पाई तो हो गए पाई बॉन्ड के, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो पाई बॉन्ड के हुए और एक लोन पेयर, टोटल हुआ 6 का मतलब ये कंपाउंड यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर सल्फर हो तो उसका नाम होता है थियोफिन, इसमें भी टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज पायरोल, अगर NH हो तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे पायरोल। तो यहाँ पर भी 2 + 2 4 एंड +2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कंपाउंड यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर पिरिडीन, फ्यूरान, थियोफिन और पायरोल, ये चारों ही कंपाउंड यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें साइक्लिक रिंग में कार्बन के अलावा कोई डिफरेंट एटम भी प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। और ये सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर एरोमेटिक भी है, तो इस कंपाउंड को हम यहाँ पर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि इस थ्योरी की हमने बात करी है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक हो सकता है, और हमने ये एग्जांपल्स भी यहाँ पर लिए। इन एग्जांपल्स के अलावा हम और भी एग्जांपल्स की इसमें बात कर सकते हैं। देखिए कैसे। The next compound is this one. इसको हमें चेक करना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो यहाँ पर देखिए इस केस में ये जो पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड रिंग के बाहर है। अगर किसी भी कंपाउंड में कोई पाई बॉन्ड अगर रिंग के बाहर है तो उस केस में कभी भी साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर इस केस में ये जो पाई बॉन्ड होगा ये कंप्लीटली यहाँ पर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो O पे चार्ज हो जाएगा नेगेटिव और इस वाले C पे चार्ज होगा पॉजिटिव, और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ऐसा होने से इस परमानेंट शिफ्टिंग से क्या होगा कि ये जो रिंग है, इस रिंग में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब साइक्लिक कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगा। तो ये जो रिंग होगी वो रिंग अब यहाँ पर एरोमेटिक रिंग होगी। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। प्लस ये जो कंपाउंड है दिस इज ज्यूटेराइन। ज्यूटेराइन का मतलब बाइपोलर कंपाउंड्स आर ज्यूटेराइन, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ज्यूटेराइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिंग होगी ये रिंग यहाँ पर एरोमेटिक हो जाएगी। इसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर एरोमेटिक एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और इसके अलावा हम एग्जांपल्स और ले सकते हैं। ये देखिए दिस कंपाउंड इज नफ्थलीन। अब इस कंपाउंड को हमें चेक करना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो देखिए यहाँ पर इसमें हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर 10 कार्बन है। हर एक कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इट मीन्स हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होगा। और अगर हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, इट मीन्स ओवरऑल ये मॉलिक्यूल प्लेनर मॉलिक्यूल भी होगा, विच इज एसेंशियल कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। अब नेक्स्ट हमको चेक करना है इसमें हकल रूल की अगर हम बात करें तो देखिए बेसिकली हकल रूल मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में ही एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर सपोज कोई कंपाउंड बाईसाइक्लिक या ट्राईसाइक्लिक है तो इसमें हकल रूल हम तभी अप्लाई करेंगे जब उस कंपाउंड के किसी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सर्कमफेरेंशियल रेजोनेंस हो रहा हो। मतलब ये हुआ कि इसमें अगर हम पाई बॉन्ड को काउंट करना है कि कौन कौन से पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर ये 4 पाई बॉन्ड तो सर्कमफेरेंस पर है, जबकि ये पाई बॉन्ड यहाँ पर मिडिल में है। इसका अगर हम नेक्स्ट RS ड्रॉ करें, इसी का एक RS हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो वो होगा यहाँ पर
इस टाइप से। अब देखिए ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पर बीच में था वो अब सरकमफेरेंस पर आ चुका है, तो इसका मतलब हम इस पाई बॉन्ड को एज ए पाई इलेक्ट्रॉन हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 5 पाई बॉन्ड का मतलब हुआ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो एरोमेटिक की फिगर है। इट मीन्स ये कंपाउंड यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड होगा और इसमें यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, दिस कंपाउंड इज एंथ्रासीन। इसमें देखिए टोटल यहाँ पर हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है और यहाँ पर सभी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी है, इसमें साइक्लिक रेजोनेंस भी पॉसिबल हो रहा है ना। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टोटल 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 7 पाई का मतलब हुआ 14 पाई, 7 पाई बॉन्ड है तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो जाएंगे 14, और 14 जो फिगर होती है वो एरोमेटिक की फिगर है। इट मीन्स ये कंपाउंड भी यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो इस एंथ्रासीन के बाद भी और भी कंपाउंड्स हैं जिसमें हम इनकी एरोमेटिसिटी चेक कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से कंपाउंड हैं वो। नेक्स्ट इज this one. This compound is 1357 cyclo octa tetraene। इस कंपाउंड को हमें चेक करना है कि एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है। तो यहाँ पर देखिए इस केस में हर एक यहाँ पर सभी कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्डेड है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होगा, ओके। इट मीन्स ओवरऑल मॉलिक्यूल ज्योमेट्री प्लेनर होगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन आर 4, इट मीन्स टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कॉन्जुगेशन में होंगे। तो अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली ये कंपाउंड अब एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा। अब अगर एरोमेटिक में एरोमेटिक है तो डेफिनेटली हाईली अनस्टेबल भी होगा, और इस रिंग में यहाँ पर टोटल 8 कार्बन है। 8 कार्बन के केस में ये अगर एंटी एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल है, तो डेफिनेटली अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगा। अब स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकता है? ये अपनी ज्योमेट्री प्लेनर से चेंज करके नॉन प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये कंपाउंड प्लेनर ना होकर नॉन प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसकी जो नॉन प्लेनर फॉर्म होती है वो होता है इसका टब शेप। इस फॉर्म को हम बोलते हैं यहाँ पर इसकी टब शेप, ठीक है। और जो टब शेप होती है वो इसकी नॉन प्लेनर फॉर्म होती है। क्योंकि नॉन प्लेनर फॉर्म में है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड अब कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे, क्योंकि जब कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा तो अब ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक से कन्वर्ट होकर नॉन एरोमेटिक में आ जाता है। क्योंकि एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में आया है तो डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये कंपाउंड अब एंटी एरोमेटिक ना होकर इसको हम नॉन एरोमेटिक कहेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप का, ये देखिए, ये कुछ स्पेशल केस है जो हमें इस टॉपिक में पता होने चाहिए। यहाँ पर ये कंपाउंड दे रखा है, इसमें टोटल 10 कार्बन है, इसका नाम होता है N एन्युलिन। अब इसमें अगर हम देखें तो सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, बिकॉज सभी कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, ओके। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन कॉन्जुगेशन आर 5 का मीन्स मतलब हुआ टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स यहाँ पर ये कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन इस कार्बन का जो एक हाइड्रोजन होगा ये H, और इस कार्बन का ये H, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर इतने क्लोज होंगे कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपल्शन इतना रिपल्शन होता है कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके नॉन प्लेनर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि नॉन प्लेनर फॉर्म में होगा तो इसमें अब कोई साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। इट मीन्स ये कंपाउंड यहाँ पर अब नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। होना एरोमेटिक चाहिए, बट इस रिपल्शन के कारण ये नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट
हो जाता है। ऐसे ही हम और भी कंपाउंड ले सकते हैं। ओके, इस केस में हम देखें यहाँ पर, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 22। इस केस में देखिए यहाँ पर सभी कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इट मींस सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन यहाँ पर sp2 होगा, इट मींस ओवरऑल मॉलिक्यूल प्लेनर भी होगा। लेकिन यहाँ पर हम इस O के लोन पेयर को हक्कल रूल में काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज ये लोन पेयर यहाँ पर जब भी पार्टिसिपेट करेगा सरकमफेरेंस पर नहीं होगा। तो कोई भी लोन पेयर या कोई भी पाई बॉन्ड अगर किसी भी एक RS में, किसी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर सरकमफेरेंस पर आ रहा है तो ही उसको काउंट करेंगे, अदरवाइज उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ आज जो हमने अभी डिस्कस करा, वो था एरोमेटिसिटी। किसी भी कंपाउंड को हम ये चेक कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस की बेसिस पर हम कंपाउंड में चेक कर सकते हैं कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। The next part is stability of intermediates. Mainly there are three types of intermediates. First is carbocation, second carbon free radical, and last is कार्ब एनायन। ठीक है, इनके हम एक एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। दिस इज CH3 प्लस, दिस इज CH3 डॉट एंड दिस वन इज CH3 नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मींस ये कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ओके, यहाँ पर इस कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स तो H के होंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये भी होगा, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 7। ऑक्टेट इसका भी इनकम्प्लीट है। इट मींस ये कार्बन भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ओके, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन पे चार्ज नेगेटिव है। इट मींस यहाँ पर C के पास एक लोन पेयर है, तो इस केस में इस कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, बट चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन होगा। तो अब यहाँ पर देखो, ये दोनों कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जबकि ये कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को कोई भी ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन से कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इस केस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M प्लस H एंड प्लस I। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस M माइनस H एंड माइनस I। जैसा कि मैंने कहा
कि ये जो C पर पॉजिटिव चार्ज है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, तो जो भी ग्रुप जिनका इफेक्ट डोनेटिंग इफेक्ट होगा, मीन्स या तो प्लस M शो करे या प्लस H शो करे या प्लस I शो करे, वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, लेकिन विड्रोइंग ग्रुप, विड्रॉ करने वाले ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पर हम देखें इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M और प्लस H और प्लस I, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस M माइनस H एंड माइनस I। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्बोनाइन की। कार्बोनाइन में कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है, तो इससे जो विड्रोइंग ग्रुप्स होंगे वो तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस M माइनस H माइनस I, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस M प्लस H प्लस I, ये हो जाएगा। तो इन कोई भी ग्रुप है उनके इस इफेक्ट से हम इन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को, या कार्बोनाइन हो या कोई भी इंटरमीडिएट हो, उसकी स्टेबिलिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और ले सकते हैं। देखिए, ओके, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इस केस में ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इनका हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको याद होगा कार्बोकेटाइन के केस में हमने बात करी थी हाइपर कंजुगेशन की, कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन के कंजुगेशन में जितने भी अल्फा H होंगे उसमें उतना ही टाइम हाइपर कंजुगेशन होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये जो कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर 3 अल्फा H प्रेजेंट है। इट मीन्स इसमें 3 टाइम्स हाइपर कंजुगेशन होगा। इट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज 3 डिफरेंट हाइड्रोजन पर भी डिस्पर्स होगा। ठीक है, इस केस में देखिए यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, टोटल 2 अल्फा कार्बन, और हर एक पर 3 अल्फा H भी है। तो टोटल यहाँ पर अल्फा H होंगे 6। तो जितने ज्यादा अल्फा H होंगे डेफिनेटली स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस केस में यहाँ पर अगर हम ऑर्डर निकालें तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 डिग्री लेस स्टेबल, दिस वन इज लेस स्टेबल देन दिस वन 2 डिग्री, और इसमें यहाँ पर ये जो 3 डिग्री होगा इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पर 3 अल्फा कार्बन है और इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा H 9 अल्फा H होंगे। इट मीन्स इसमें हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा होगा। तो मोस्ट स्टेबल कैटायन यहाँ पर 3 डिग्री हो जाएगा। तो ओवरऑल हम बात कर सकते हैं अब कि अगर कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑलवेज 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और मिथाइल कार्बोकैटायन विल बी लीस्ट स्टेबल। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज free radical CH3 dot, then CH3 CH2 dot, ये देखिए दिस इज methyl free radical, ethyl free radical, isopropyl free radical एंड टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। इस केस में भी हम देखें
तो यहाँ पर तीनों मिथाइल ग्रुप का ट्रिपल प्लस आई इफेक्ट होगा। इसके स्टेबिलिटी को हम आई फैट से भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर CH3 का प्लस आई, इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई। चूंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी को कुछ हद तक कम करेंगे। इट मींस यहाँ पर ये मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है, ये सेकेंड मोस्ट, और यहाँ पर मिथाइल रेडिकल लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा CH3 methyl radical will be least stable, then 1 degree, 2 degree and 3 degree radical। इसी तरह से नेक्स्ट विल बी, अब हम कार्बोनाइन की बात करें, CH3 माइनस, देन इथाइल कार्बोनाइन, आइसोप्रोपाइल कार्बोनाइन, एंड टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनाइन। अब यहाँ पर जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। इस केस में यहाँ पर CH3 का यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएगा, और किसी भी एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इस केस में मिथाइल और इथाइल में मिथाइल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर इस कार्बन के रेस्पेक्ट में दोनों मिथाइल का डबल प्लस आई इफेक्ट होगा, इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई, ऑलरेडी रिच है, और ये ग्रुप भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं, तो इस पर चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी, और इस केस में ट्रिपल प्लस आई इफेक्ट है, तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये होगा मिथाइल कार्बोनाइन विल बी मोस्ट स्टेबल, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोनाइन। तो यहाँ पर सिंपल हम देख सकते हैं कि कार्बोकेटाइन या कार्बन फ्री रेडिकल हो तो इस केस में जो मोस्ट स्टेबल होगा वो होगा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। लेकिन अगर कार्बोनाइन है तो उस केस में जो 1 डिग्री होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। इस बेसिस पे यहाँ पर हम अभी और भी एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। इस केस में देखिए यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये हुआ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड दिस वन इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री है तो इसमें अल्फा H भी ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, इसी तरह से हम ये भी ले सकते हैं, इस केस में देखिए हमें गिवन है यहाँ पर कार्बोनाइन। अब इसमें अल्फा कार्बन पर एक पर फ्लोरीन अटैच्ड है और एक पर क्लोरीन अटैच्ड है। क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा होता है, ये विड्रॉइंग ज्यादा होगा, तो अगर विड्रॉइंग ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो इस वाले कार्बन पर नेगेटिव वैल्यू को कम करेगा। क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम होगी तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी भी इसकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक चीज पता होना चाहिए कि किसी भी एटम पर चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो या चार्ज नेगेटिव हो, चार्ज जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। मीन्स चार्ज डेंसिटी, किसी भी एटम पर चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी तो डेफिनेटली उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो और इसके अलावा और भी हम एग्जांपल्स की यहाँ पर बात कर सकते हैं। देखिए इसमें देखिए यहाँ पर सभी कार्बोनाइन गिवन है,
जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है सभी पर ग्रुप्स, यहाँ पर फ्लोरीन भी अटैच्ड है। जो डिफरेंस है वो है डिस्टेंस ऑफ फ्लोरीन फ्रॉम दिस कार्बन। ओके, अब देखिए इससे हम यहाँ पर आ रहे हैं तो फ्लोरीन की डिस्टेंस बढ़ रही है और फ्लोरीन का इफेक्ट होता है -I। तो डिस्टेंस बढ़ने से -I इफेक्ट कम होगा, क्योंकि -I कम होगा तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी को ये कम कर देगा, बिकॉज -I वाला ग्रुप विड्रिंग ग्रुप है, जितना क्लोज होगा उतना ही विड्रिंग पावर ज्यादा होगी, और जितनी विड्रिंग पावर ज्यादा होगी डेफिनेटली इस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी भी उतनी ही कम हो जाएगी। तो डेंसिटी कम होगी तो अगेन जैसा भी हमने कहा स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर ये इसमें मोस्ट स्टेबल होगा। तो ये तो हमने कुछ एग्जांपल ऐसे लिए थे जिसमें किसी टाइप का कोई कॉन्जुगेशन वगैरह नहीं होता है। लेकिन अगर हम रेजोनेंस वगैरह की बात करें तो अब रेजोनेंस के केस में इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा और हम कैसे निकालेंगे उसकी अब हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल, इस केस में देखिए यहाँ पर इस केस में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन पॉजिटिव चार्ज। हमको पता है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस होगा तो ये प्लस चार्ज इस कार्बन से डिस्पर्स होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो एक सिंगल प्लस चार्ज 2 डिफरेंट कार्बन पर डिस्पर्स हो रहा है, तो 2 डिफरेंट कार्बन पर डिस्पर्स होगा तो डेफिनेटली पर एटम चार्ज डेंसिटी कम होगी, और अगर चार्ज डेंसिटी कम होगी तो इस केस में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस केस में द फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंड जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा चार्ज डिस्पर्स होगा, और जितना ज्यादा चार्ज डिस्पर्स होगा पर एटम चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम होगी, और किसी एटम पर चार्ज डेंसिटी जितनी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। हम इसमें और भी केस ले सकते हैं। इस केस में देखिए, नाउ दिस इज एलाइल कार्बोकेटाइन एंड दिस वन इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। इस केस में पॉजिटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से इस कार्बन पर डिस्पर्स होगा। एट मींस 2 डिफरेंट कार्बन पर डिस्पर्स हो रहा है तो पर एटम चार्ज डेंसिटी यहाँ पर हाफ हो जाएगी। इस केस में पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से डिस्पर्स होकर दोनों ऑर्थो पे और पैरा पर डिस्पर्स होगा, तो टोटल यहाँ पर 4 कार्बन पर ये डिस्पर्स हो रहा है, तो पर एटम चार्ज डेंसिटी 1/4। तो डेफिनेटली यहाँ पर डेंसिटी कम होगी तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो जाएगी, तो इस केस में ये ज्यादा स्टेबल होगा। और देखिए इसमें एग्जांपल, इस केस में देखिए दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन, दिस वन इज डाइफेनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन एंड दिस वन इज ट्राइफेनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। इस केस में देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ही बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के ही कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ पर पॉजिटिव इन तीनों बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है। क्योंकि जितनी ज्यादा बेंजीन कॉन्जुगेशन में होगी चार्ज उतना ही ज्यादा कार्बन पर डिस्पर्स होगा, चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस केस में यहाँ पर जो मोस्ट स्टेबल होगा वो हो जाएगा ये वाला। रेजोनेंस जितना ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा स्टेबल भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट कार्बोकेटाइन को या कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं।